हेलो एवरीवन, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में अब तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हमारा तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो हमारा श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इसमें सबसे पहले तो एक जो डाउट रहता है कि श्वसन में और सांस लेने में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। एक तो हमारा होता है ब्रीदिंग और दूसरा हमारा होता है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर कर रहे हैं। तो सिर्फ ये जो इतनी प्रोसेस है कि हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया और CO2 को बाहर किया, तो उसको तो हम कहते हैं ब्रीदिंग। और वाकई में जो हमारा रेस्पिरेशन है ये क्या होता है कि जब हम, जैसे हमने पाचन पढ़ लिया तो उसमें हमने जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक अलग किए ना, उनको तोड़ के जो हम एनर्जी ले रहे हैं या ATP बना रहे हैं, वो आता है हमारा रेस्पिरेशन में। तो इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना जरूरी है। ब्रीदिंग के लिए कहें तो O2 CO2 एक्सचेंज का कहे तो CO2 बाहर और O2 अंदर। तो ये जो प्रोसेस है वो तो हो गई हमारी ब्रीदिंग। अब अगर हम ATP की या रेस्पिरेशन में ATP बनने की बात करें तो जो हमारा फूड है ना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और क्या बनता है, ATP। तो ये प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीकरण। अब ये होती कहाँ है, ये हर एक हमारी सेल में होती है। जो सेल के जितने भी वर्क होते हैं, फंक्शन जो होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। और हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, ATP की फॉर्म में। तो यहाँ हम इसको एनर्जी या ऊर्जा लिख देते हैं। तो अब इसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं ना कि ऑक्सीजन और CO2 का अगर हमने एक्सचेंज किया है तो वो तो हमारा ब्रीदिंग है। और वहीं अगर हम जो हमने पोषक अलग किए हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया या फिर हम प्रोटीन की बात करें, तो उनको तोड़ के अगर हम ATP बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। वाकई में रेस्पिरेशन ये प्रक्रिया होती है। अब अगर इसके बाद में अगर हम कहें तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ना, उसकी जो बेसिक प्रोसेस होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है। मतलब आधी प्रोसेस तो सेम रहती है, बाद में वो डिपेंड करती है कि अपन वायवीय है या अवायवीय है। मतलब अपन ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा उपस्थिति में रह रहे हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। और ये बदलाव डिपेंड किस पे करता है कि हम वायवीय है या अवायवीय। इस बदलाव को अभी हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि इसमें बस बदलाव होता है, उसको आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसके बाद में। वहीं अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो इसमें जैसे सब लोगों में, जैसे लोगों की, जैसे जंतु हो गए, पादप हो गए, उनमें सब में क्या होता है कि जैसे हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं ना उसका तरीका अलग होता है, क्योंकि ब्रीदिंग में पार्ट लेने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो ब्रीदिंग तो सब में अलग होगी ना। अगर हम जीवों की बात कर ले तो हम में जैसे लंग्स पाए जाते हैं, वहीं अगर हम कीट वगैरह की बात करें तो हमारा जितना डेवलप्ड ब्रीदिंग सिस्टम उनमें नहीं होता है ना। तो ये तो सब में चेंज होता है इनका एक्सचेंज करने का तरीका। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्सचेंज में काम आने वाले ऑर्गन या फिर हम कहें ऑर्गन सिस्टम में अंतर पाया जाता है। अब ये तो, इसे मैं यहाँ सांस लेना लिख देती हूँ और इसको खुद को सांस ही कहते हैं, या हमने यहाँ श्वसन तो कहा ही है।
तो ये तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ कहा रेस्पिरेशन, जब हम श्वसन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो बदलाव है वायवीय में और अवायवीय में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो होता क्या है। उससे पहले हमें जो इनमें एक कॉमन प्रोसेस होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये वायवीय हो गए और ये अवायवीय हो गए। अवायवीय में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहला हम हमारा यीस्ट में लेंगे, इसको एग्जाम्पल है ये अवायवीय का, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की मसल्स होती है ना, जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या हम बहुत ज़्यादा देर तक दौड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर लास्ट में वाइब्रेशन होना चालू हो जाता है और हम आगे काम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती है वो अब थक चुकी है, वो आगे वर्क नहीं कर सकती। अब उनकी थकान का रीज़न क्या होता है कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उनको चाहिए होती है, उनमें धीरे धीरे क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है ग्लूकोज से, जैसे ऐसे तो CO2 बनती है उसके टूटने पे, लेकिन यहाँ CO2 नहीं बनती, ऑक्सीजन की कमी की वजह से किस में चला जाता है, अवायवीय में चला जाता है। तो दूसरा हम इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे वो कहाँ पे होगा, मांसपेशी। अब मांसपेशी है तो वो तो मानव में ही है ना, तो ये हम देखने वाले हैं। वायवीय की बात करें तो वायवीय हम पादप में भी देखेंगे और मानव में भी देखेंगे। इनके बारे में हम पूरे श्वसन तंत्र के रूप में पढ़ेंगे और अवायवीय के हम सिर्फ दो एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। अब शुरुआत करते हैं इसकी कॉमन प्रोसेस की। जैसे सबसे जो पहले यूज होने वाला हमारा पोषक होता है ना, कि जैसे हमने प्रोटीन से अमाइनो एसिड भी अलग किए हैं, हमने फैट से ग्लिसरॉल वगैरह भी अलग किया है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे रेस्पिरेशन में एनर्जी बनने में काम आता है ना, वो होता है हमारा ग्लूकोज। तो यहाँ हम इस चैप्टर में जैसे हम अभी पढ़ेंगे, 11th में हमारा कोर्स ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन हम इसमें सिर्फ ग्लूकोज को ही लेके पढ़ते हैं। बाद में हम इसमें थोड़ा बहुत क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि जैसे अगर हम फैट को ले तो क्या होगा, प्रोटीन को ले तो क्या होगा। तो ग्लूकोज से शुरुआत करते हैं हम अपनी। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज के बारे में तो 6 कार्बन से बनी हुई चेन होती है ना, तो ये हो गया ग्लूकोज का हमने एक अणु मान लिया, यानी हमने एक ग्लूकोज लिया है हमारी सेल में। अब ये जो प्रोसेस हो रही है ना वो कहाँ होती है, हमारी सेल के कोशिका द्रव्य में। एक ग्लूकोज जब लिया तो आगे जाके क्या होगा, थोड़ी लंबी प्रोसेस होगी। उसके बाद में क्या होगा, ये 3-3 कार्बन वाले 2 सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम इनकी बात करें कि इनको क्या कहते हैं तो वो होगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये तो इनका नाम हो गया कि आखिर ये आगे जाके किस में चेंज होगा, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। अब अगर इसमें सिर्फ 3 ही कार्बन है तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है और उससे ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन रहा है, तो उसके 2 अणु बनेंगे ना 3-3 कार्बन के साथ। तो इस प्रोसेस में जो यहाँ हम ग्लूकोज से ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट तक गए हैं उसमें क्या होता है, 2 ATP कंज्यूम हो जाता है। यानी हम बात तो कर रहे हैं ATP बनने की, वहीं हम क्या कर रहे हैं, ATP को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पहले इसकी शुरुआत से पहले क्या होता है, 2 ATP कंज्यूम हो चुके होते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट तक जाने में। अब अगर मैं एक ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की बात करूँ तो ये आगे जाता है, हमारा लास्ट प्रोडक्ट होता है पाइरुविक एसिड। इसका आपकी बुक में भी नाम पाइरुविक एसिड है, या आप इसमें से किसी का भी नाम देखें तो इसका भी ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ही होगा, इसका पाइरुविक एसिड ही होगा। इनके नाम सेम है, हिंदी इंग्लिश इनका कुछ नहीं है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 ADP प्लस 2 PI मिलके 2 ATP का निर्माण करते हैं, वहीं एक NAD प्लस मिलके NADH प्लस का निर्माण करता है। तो यहाँ पे 2 ATP और एक NADH प्लस बन रहा है। वहीं अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो इसमें भी यही सेम प्रोसेस होती है, यानी पाइरुविक एसिड बनेगा
और वहाँ क्या होगा, 2 एटीपी का निर्माण होगा और एक NADH+ का निर्माण होगा। अब अगर हम इस प्रोसेस की बात करें कि जो हमने YVA में या YVA में जो ये प्रोसेस लिखी है वो दोनों में सेम होती है, चाहे YVA शोषण हो रहा हो चाहे YVA शोषण हो रहा हो। तो यहाँ अगर हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना चाहें तो पहला तो क्या होगा, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। दूसरा हम कहें कि ये होती कहाँ है, तो ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जैसे हमने एटीपी का अंदाज़ा लगाया है ना, अगर हम 11th क्लास में जाएंगे तो ये कोर्स हमारे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो एटीपी का अंदाज़ा अगर हम शुरू से लगाना सीख जाएं कि किस में कैसे होता है तो चीज़ें याद रखने में आसान हो जाती है। इसलिए मैं पूरी प्रोसेस के साथ बता रही हूँ, आपके सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है कि YVA में क्या होता है और YVA में क्या होता है, लेकिन हम इस प्रोसेस को साथ में लेके चलेंगे और बाद में YVA और YVA में डिफरेंस को देखेंगे। तो कोशिका द्रव्य में होता है। अब यहाँ अगला इसका जो हमें पॉइंट याद रखने वाला है वो क्या होता है, YVA व YVA दोनों शोषण में यह पद पाया जाता है। ये तो हो गई इसके बारे में पॉइंट्स कि आखिर हमने इसे पढ़ा क्यों है। तो पहला तो ये ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा ये कोशिका द्रव्य में हो रहा है, और मेन पॉइंट या मेन रीजन हमारा इसे पढ़ने का क्या है कि ये YVA और YVA दोनों शोषण में कॉमनली पाया जाता है, अर्थात ये दोनों में पाया जाता है। अब उसके बाद में हम बात करें कि जैसे शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर होता है तो उसको YVA या YVA कहते हैं। YVA से पहले हम YVA शोषण के बारे में पढ़ेंगे। YVA शोषण के बारे में मैंने कहा था कि आपको 2 एग्जाम्पल से बताएंगे, पहला यीस्ट में और दूसरा हमारे मसल सेल्स में। तो पहला हम शुरुआत करते हैं यीस्ट से। यहाँ हमने लिखा YVA शोषण और उसमें शुरुआत कहाँ से की, यीस्ट से। अब इसमें क्या होता है कि जैसे पाइरुविक तक तो बन चुका, तो मैं ऐसे का ऐसे लिख देती हूँ, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना पाइरुविक, और पाइरुविक एसिड के कितने अणु बने हैं, 2। तो 2 पाइरुविक एसिड अब हमारे पास में है। हम बात करेंगे पहले एक की, यानी हमने यहाँ लिया पाइरुविक एसिड। अब इसमें जो पाइरुविक एसिड टूटता है ना, इसमें क्या होता है, एनर्जी बनने के बजाय यहाँ कंज्यूम हो जाती है एनर्जी, यानी जो हमारा NADH+ है वो वापस चेंज हो जाएगा NAD+ में, यानी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो चुकी। अगर NADH+ बन रहा है इसका मतलब एनर्जी बन रही है, और NADH+ NAD+ में चेंज हो रहा है मतलब एनर्जी वापस कंज्यूम हो रही है। वहीं ATP की बात करें तो ATP एनर्जी करेंसी है, वहीं ADP अगर आ जाए मतलब ATP टूट रहा है या एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पे ये एनर्जी कंज्यूम हो गई और ये किस में चेंज हो गया, एल्कोहल प्लस CO2। अब हमने कहा ये तो एक पाइरुविक एसिड के लिए प्रोसेस हो गई ना। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि यहाँ हमने देखा 2 पाइरुविक एसिड बन रहे हैं, तो इसको किया 2 से गुणा, तो हमारी एल्कोहल भी 2 से गुणा हो जाएगी और CO2 भी 2 से गुणा हो जाएगा। वहीं हम बात करें NADH+ की तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। जब हमारे एक पाइरुविक एसिड में एक NADH+ एनर्जी करेंसी यूज हो रही है, तो अगर हम 2 पाइरुविक एसिड की बात करें तो उसमें 2 NADH+ करेंसी यूज होगी। तो ये तो सिंपल सी प्रोसेस है। अब यहाँ से अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें कि वाकई में ATP बन कितने रहे हैं, तो उसमें जैसे ये प्रोसेस पहले हुई उसके बाद में ये प्रोसेस हुई। अब मैं आपको कहूँ कि 2 ATP पहले ही यूज हो चुके, मतलब ये जो 2 ATP हमने यहाँ बनाए हैं उनका तो कोई यूज ही नहीं है ना, ये पहले से हमने कंज्यूम कर लिया। मतलब अगर हम देखें इसको सही ढंग से तो ये तो लेवल हो गया कि पहले हमने यूज किया फिर हमने बनाया, तो ये तो इससे कट जाएगा ना,
यानी अब ये यहाँ पे नहीं है। वहीं हम बात करें ये 2 ATP अभी भी प्रेजेंट है, यानी ये गए नहीं है। और यहाँ पे 2 NADH+ बन रहे हैं और वहीं यहाँ 2 NADH+ यूज हो गए, मतलब अब यहाँ कोई NADH+ नहीं बचा है। जितना बना है उतना ही यूज हो गया, तो बचेगा तो कुछ ही नहीं ना। अब 2 ATP कंज्यूम हो गए, वहीं 2 बने हैं, तो अब तो इनमें से तो कुछ नहीं बचा। तो बचे कितने? 2 ATP, यानी एक तरफ की प्रोसेस वाले बचे। वहीं अगर हम NADH+ की बात करें तो दोनों तरफ एक एक बन के कितने बन रहे हैं? 2, और यहाँ 2 पूरे कंज्यूम हो चुके हैं, मतलब अब बचा कुछ नहीं है। तो इस प्रोसेस में अगर हम देखें कि हमें वाकई में कितने ATP मिल रहे हैं तो काउंट करना बहुत ईजी है ना। यहाँ वाले कंज्यूम हो चुके, NADH+ कंज्यूम हो चुका, ये NADH+ कंज्यूम हो चुका, और कंज्यूम यहाँ हुआ, तो इसको तो काउंट करना बनता ही नहीं। तो फाइनली हमारे पास बचे कितने? 2 ATP, यानी इसमें कितने ATP बनते हैं? 2 ATP। ये तो हमारी पहली प्रोसेस हो चुकी। इससे हमें ये पता चल जाता है, अगर हमने ग्लाइकोलिसिस को पूरी तरह याद कर लिया है तो ये ATP जो हम काउंट कर रहे हैं उनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज हो जाएगा। फिर अगले अगर हम 11th में बायो ले रहे हैं तो उसमें हमें इसको समझने में उतना टफ नहीं लगेगा। वहीं अगर हमने सिर्फ 2 ATP याद कर लिया तो हमें इसे समझने में इतनी ईजी नहीं रहती ये सब चीज़ें। अब उसके बाद में अगर हम बात करें इसके सेकेंड एग्जाम्पल की, तो वो हमारी है मसल सेल्स, यानी हमारी पेशी कोशिकाएं। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो गया? पेशी कोशिकाएं। अब इनमें भी शुरुआत तो कहाँ से होगी? ग्लूकोज से, और ग्लूकोज से शुरुआत होगी। और हमने कहा पाइरुविक तक, यानी हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो तो सब में सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, ग्लूकोज से क्या बना? पाइरुविक। और बाद में आगे अगर हम कहना चाहें तो ये हमारा हो गया पाइरुविक। कितने थे ये? 2 अणु। तो यहाँ पे भी पहले एक से ही समझेंगे। इसमें क्या होता है? पाइरुविक से बन जाता है ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड, यानी हमारी मसल्स ने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया, अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जितनी उनको चाहिए है। तो उस स्थिति में क्या होगा? जो हमारा पाइरुविक है वो CO2 में टूटने के बजाय लैक्टिक एसिड बन जाएगा उससे, और इसी को हम मसल्स की थकान भी कहते हैं। अब इस प्रोसेस की बात करूं तो इसमें भी वही सेम है। NADH+ किस में चेंज हो रहा है? NAD में। अब यहाँ हमने एक पाइरुविक अणु की बात की है, अगर मैं 2 की बात करूँ तो सब जगह 2 से गुणा कर दूंगी ना इसको। और फिर अगर हम ATP कैलकुलेशन करें तो वही सेम होएगा। अगर हमारे 2 NADH+ बन रहे हैं वो यहाँ खर्च हो चुके हैं, ये ATP पहले से ही खर्च हो चुका था, तो बचे कितने? 2 ATP। तो इसमें भी सेम वही होगा। यहाँ अगर हम हमारा नेट ATP काउंट करें तो कितने होंगे? 2 ATP। तो AYVA के बारे में तो ये 2 ही एग्जाम्पल है। अब इनको आपको थ्योरी अपने हिसाब से लिखनी होती है। जैसे हम लिखेंगे कि पेशी कोशिका के बारे में कहूँ तो क्या होगा कि जब पेशी कोशिका ज़्यादा वर्क कर लेती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस स्थिति में पाइरुविक एसिड से CO2 रिलीज होने के बजाय क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। और इस प्रोसेस में जो ATP होते हैं वो बहुत कम बनते हैं, और कितने बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। अब ये तो दोनों AYVA के एग्जाम्पल हो गए। आगे हम बात करते हैं YVA के। YVA में जो हमारी ग्लूकोज होती है या जो हमारा पाइरुविक एसिड होता है वो आगे लास्ट में किस में टूटता है? CO2 में। और CO2 में टूटने के साथ इससे एनर्जी भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो ये मैं पूरी प्रोसेस आपको ऐसे बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे कंप्लीट होती है। तो जैसे पहला हमारा ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो चुका, और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ कोशिका द्रव्य में। अब उससे उत्पाद क्या बना हमारा? पाइरुविक एसिड।
एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि जैसे जो बेसिक शोषण की जो ये क्रिया होती है ना, ये सब में सेम होती है। जैसे कि अगर ग्लूकोज टूटेगा तो वो CO2 ही बनाएगा, वायवीय शोषण में अवायवीय में वो यही बनाएगा। तो इनमें कोई हमें डिफरेंस करके नहीं पढ़ना होता। अगर हम वायवीय की बात करें तो वो सारे वायवीय जो भी वायवीय जंतु हैं जो भी है उनके बारे में एक साथ ही आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या बनाया, 2 पाइरुविक एसिड बनाए। अब उसके बाद में क्या होता है, एक योजक अभिक्रिया होती है। इसको योजक अभिक्रिया क्यों नाम दिया वो मैं भी आपको बता दूंगी। इसमें क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। अब पहले एक पाइरुविक के लिए ही हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो एक पाइरुविक से एक एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा एक NADH+ का। तो ये हमारा यहाँ निर्माण हो चुका। अब इसको योजक अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसके बीच में ये एक पद की ही अभिक्रिया होती है जो इसे आगे क्रेब्स चक्र से जोड़ती है। तो इसके बाद में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। इसको साइकिल कहने के पीछे रीजन है क्योंकि ये लगातार चलते रहता है, और इसको योजक अभिक्रिया कहने के पीछे रीजन है क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब्स साइकिल को जोड़ रही है। अब क्रेब्स साइकिल के बारे में आप अपने 11th के कोर्स में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमें काउंट करना है कि किससे कितना हमें एनर्जी मिल रहा है। तो अगर मैं क्रेब्स साइकिल की बात करूँ तो इससे बनते हैं 3 NADH+, 2 FADH+ और 2 ATP। ये बन रहे हैं हमारे क्रेब्स चक्र में। यहाँ हमने देखा यहाँ एक NADH+ बन रहा है। अब अगर मैं इसको पूरे को करना चाहूँ into 2, यहाँ अगर एक सिंगल प्रोसेस के बारे में देखें यानी एक पाइरुविक एसिड के बारे में देखें तो यहाँ एक NADH+ यहाँ बनता है, 3 NADH+ यहाँ बनते हैं। वहीं FADH+ की बात करें तो एक ही FADH+ बनता है। मैंने पहले 2 पूरा काउंट करके लिख दिया था, यहाँ एक ही बनता है। वहीं ATP भी क्या बनता है, एक ही बनता है। और अगर मैं 2 पाइरुविक की बात करूँ तो ये किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, ये भी 2 से और ये भी 2 से। अब ये प्रोसेस जैसे 2 से गुणा वाली समझ में नहीं आ रही तो मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे हमारा एक ग्लूकोज है वो टूटेगा 2 पाइरुविक एसिड से। अब अगर एक पाइरुविक एसिड शोषण में काम आ रहा है तो दूसरा वाला भी तो आ रहा होगा ना। तो पहले हम जो प्रोसेस देख रहे हैं वो एक पाइरुविक एसिड के लिए देख रहे हैं, लेकिन हमें तो पढ़ना है एक ग्लूकोज के लिए। तो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं, तो इसलिए हमको पूरी प्रोसेस को गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो ये तो इसकी बेसिक प्रोसेस हो गई, या इससे कितनी एनर्जी मिल रही है उसके बारे में हो गया। इसके आगे अगर मैं बताऊं कि जैसे ये NAD वगैरह होता है, इनसे भी लास्ट में जाके क्या बनता है, ATP बनता है। जो बीच वाली 2 मैंने बात की योजक अभिक्रिया, उनके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ। योजक अभिक्रिया व क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं। यानी ये संपूर्ण कहाँ होते हैं, हमारी सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वहाँ कंप्लीट होते हैं। सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसको हम ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ATP निर्माण की जो प्रोसेस होती है ना वो कहाँ होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमें सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि जो ATP निर्माण होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ अगर हम ATP कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे होगा, पहला हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस। इसमें अगर हम बात करें तो इसको हम कुछ स्टेप्स में करेंगे। जैसे पहला तो हमारा है शुद्ध ATP निर्माण, यानी ATP बन कितने रहे हैं। अगर हम बात करें सिर्फ ATP की तो ATP कितने बन रहे हैं उसके बारे में। दूसरा हम बात करें तो अन्य अणु से ATP निर्माण, और लास्ट
नेट, या यहाँ हो गया एटीपी यूज, और लास्ट में आ गया नेट एटीपी। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पहला तो कि जैसे डायरेक्ट एटीपी कितने बन रहे हैं वो आ गया। दूसरे की बात करें तो जैसे हमने कहा जो हमारा NADH+ है या जो हमारा FADH+ है वो क्या होते हैं, वो उसी फॉर्म में एनर्जी के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग। हमारे क्या होता है, उनको एटीपी में चेंज करना पड़ता है, वरना हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो पहले हम उसे एटीपी में चेंज करेंगे ना, तो यहाँ दूसरा हो गया कि उसको एटीपी में चेंज करने के बाद में कितने अणु एटीपी हमें अब मिले हैं, और बाद में अगर कहीं एटीपी यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे एटीपी यूज हो चुका है ना, तो उसके बारे में लिखना है। और लास्ट में नेट एटीपी हमारे पास अब कितना है उसके बारे में हमें लिखना है। तो ग्लाइकोलिसिस तो हमारे सामने ही है। यहाँ अगर मैं कहूँ शुद्ध एटीपी का निर्माण कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो टोटल कितने हो गए, 4। उसके बाद में मैं बात करूँ कि अब NADH+ से कितने एटीपी बनेंगे, तो NADH+ से बेसिकली हमारे बनते हैं 3 एटीपी, लेकिन अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो उसमें 2 एटीपी भी बन सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्लाइकोलिसिस, 3 एटीपी 2 एटीपी। इसको ऐसे ही लिखना है जैसे सीधा हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमारा NADH+ है उसे या तो 3 एटीपी बनते हैं या 2 एटीपी बनते हैं। 2 एटीपी सिर्फ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बनेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं बनेंगे। तो अगर हम इसको 3 एटीपी से काउंट करना चाहें तो फिर हमारे NADH+ से टोटल कितने एटीपी हमारे इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस में बनेंगे। तो जैसे हम कहें यहाँ 2 NADH+ का निर्माण हो रहा है और 1 NADH+ से कितने 3 एटीपी बन रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 एटीपी। और अगर मैंने कहा ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है 2 एटीपी भी बन जाते हैं कई बार, तो उस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो 2 NADH+ ही है, क्योंकि ये प्रोसेस अब 2 भागों में डिवाइड हो चुकी है, इसलिए 2 NADH+ का निर्माण हो रहा है। तो उसको अगर हम 2 एटीपी से काउंट करना चाहें तो कितने हो जाएंगे, 4 एटीपी। और अगर हम एटीपी यूज की बात करें कि कितना एटीपी यहाँ यूज हो रहा है, तो ये तो प्रोसेस के शुरू में ही आ गया, 2 एटीपी यूज हो रहे हैं। अब नेट एटीपी तो आप काउंट कर ही सकते हैं कि टोटल कितने एटीपी यहाँ पे बन रहे हैं। तो पहला हमारा 4 तो ये हो गए, और 6 अगर हमने इनको 6 लिया तो कितने हो गए टोटल 10। 10 में से 2 यूज हो चुके, तो कितने आए हमारे 8 एटीपी। और वहीं अगर हम इसको 4 एटीपी से काउंट करें तो 4 और 4 टोटल 8 एटीपी हो गए, उसमें से हमने 2 एटीपी यूज कर लिए हैं, तो कितने आए 6। तो यहाँ या तो 8 एटीपी बनेंगे या 6 एटीपी बनेंगे, इनमें से कोई से भी बन सकते हैं। अब उसके बाद में दूसरा हमने क्या पढ़ा था, योजक अभिक्रिया। पहला हमारा ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो चुका है, उसमें कितने एटीपी बनेंगे हमने काउंट कर लिया है। दूसरा हमारा हम चल रहे हैं अब योजक अभिक्रिया में, उसमें हम देखते हैं कि कितने एटीपी बनेंगे। तो पहला शुद्ध एटीपी का निर्माण हो रहा है क्या, जब हमने प्रोसेस पढ़ी थी तो हमने उसमें एटीपी वर्ड कहीं यूज नहीं किया था ना, इसका मतलब शुद्ध एटीपी 0। वहीं अगर हम बात करें हमारे NADH+ की, तो एक पाइरुविक एसिड से जब एक एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा था तो उसमें एक NADH+ का निर्माण हो रहा था, लेकिन हमारे पास पाइरुविक एसिड तो 2 है और हमें पूरे ग्लूकोज के लिए शोषण पढ़ना है, तो 2 पाइरुविक एसिड में 2 NADH+ का निर्माण होगा। और 2 NADH+ में बात करें तो एक NADH+ से अगर 3 एटीपी बन रहे हैं तो 2 से कितने बन जाएंगे 6 एटीपी। और वहीं अगर कोई एटीपी यूज नहीं हो रहा तो 0, और लास्ट में टोटल अगर हम देखें तो कितने बन रहे हैं 6 एटीपी। ये हमारी योजक अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद में लास्ट हमारा आता है क्रेब्स साइकिल। अब अगर मैं क्रेब्स साइकिल में कहूँ तो इसमें शुद्ध एटीपी की अगर हम बात करें तो कितना बन रहा था, एक शुद्ध एटीपी एक पाइरुविक एसिड से बन रहा था, और 2 के लिए मैंने बताया 2 एटीपी बन रहे थे। तो शुद्ध एटीपी कितने हो गए 2, जो एटीपी की खुद की फॉर्म में ही है। उसके बाद में अगर मैं अन्य अणु से बात कहूँ तो मैंने कहा
6 NADH प्लस और 2 FADH प्लस इस टोटल प्रोसेस में हम बना रहे हैं। अब 6 से अगर 3 ATP एक NADH प्लस से बने तो कितने हो जाएंगे? 18 तो इसके हो गए। और अगर मैं FADH प्लस की बात करूं तो एक FADH प्लस जो होता है उससे हमारा बनता है 2 ATP, यानी 2 FADH प्लस है तो 4 ATP। तो टोटल कितने हो गए? 18 तो वो हो गए और 4 ये हो गए, तो कितने हो गए? 22 ATP। और ATP यूज कहीं पे भी इसमें नहीं हो रहा। अगर हम टोटल निकालें तो हो गए 24 ATP। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कि कैसे होगा। अगर हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ये माने कि हमारा जो NADH प्लस है वो 3 ATP का निर्माण कर रहा है, तो पहले तो हम उससे काउंट कर लेंगे। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस में अगर NADH प्लस से 3 ATP निर्माण हो तो उस प्रोसेस में हम काउंट यहाँ से करना चालू करें तो 24 तो यही हो गए। अब उसके बाद में 24 प्लस 6 कितने होते हैं? 30 हो गए। और 30 प्लस अगर हमने 3 माना है तो यहाँ 8 ATP का निर्माण होगा, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 38 ATP। वहीं अगर हम दूसरी प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस में NADH प्लस से 2 ATP का निर्माण। उस प्रक्रिया में क्या होगा यहाँ पे? अगर आप पूरा इसको 6 से लेके करेंगे फिर हम, तो अगर हम यहाँ पूरा काउंट करें तो कितने आ जाएंगे? 38 से 2 कम यानी 36 ATP। अब ये जो इतनी अभिक्रिया मैंने ये जो आपको बनवाया है, ये सिर्फ आपको ATP कहाँ कितने बनते हैं उसके लिए बनवाया गया है। इससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं कि आखिर ये प्रोसेस YVA में कैसे चलती है और AYVA में कैसे चलती है। AYVA में तो जैसे चलती है उतना पूरा हमारे कोर्स में दिया हुआ है, लेकिन YVA के बारे में थोड़ा कम दिया हुआ है, तो मैंने पूरा आपको बता दिया है। अगर आपको अभी इतना नहीं याद रखना है या आपका बायो पढ़ने का कोई मन नहीं है आगे, तो आपको इसको पूरे को स्किप कर देना है और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि YVA में कितने ATP बनते हैं? 38 ATP बनते हैं, या फिर हम कहें 36 ATP बनते हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी हमारे ऑप्शन में आ सकता है। और अगर आपको बायो आगे अपने सब्जेक्ट के रूप में लेनी है तो आपको ये पूरा अपने बेसिक कंसेप्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ कि जैसे आपके कोर्स में जो YVA की डायरेक्ट दी हुई है प्रोसेस वो क्या है, तो यहाँ सीधा दिया हुआ है हमें कोशिका द्रव्य में बनेगा पाइरुविक, फिर पाइरुविक के आगे माइटोकॉन्ड्रिया यूज होगा या माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगी। वहाँ 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP बन जाएंगे। ये आपको सीधी YVA की प्रोसेस दी हुई है। तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो वो ऐसी होगी कि जो जंतु या पादप जो भी YVA श्वसन करते हैं उनमें ये आधी प्रोसेस कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होती है, आधी माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। कोशिका द्रव्य में पाइरुविक एसिड तक बनता है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है। बस इतना ही इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये तो हमने क्या किया, जो हमारे तीनों श्वसन के प्रकार हमें या 2 प्रकार दिए हुए हैं और 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ लिया। इसमें से इतना ही आएगा
इनमें से अगर आपके 10th में आ रहा है तो आपको ये सिंपल थ्योरी लिखनी है कि जैसे अगर हम AYVA की बात करें तो उसमें एक में लैक्टिक एसिड बन रहा है, एक में अल्कोहल बन रहा है, तो आपको वो चीज़ें लिखनी है। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी सीधे सिंपल फॉर्मूला वाली प्रोसेस आपको लिखनी है। ये तो सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको इतना बड़ा बताया है। अब उसके बाद में मैं बात करूं कि आखिर हमारी ये जो ATP है वो यूज कहाँ हो रही है। तो ATP का क्या होता है, जैसे कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बिना ऊर्जा की उपस्थिति के स्टार्ट नहीं होते या उनको स्टार्ट होने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है। ये केमिस्ट्री में हमारे है, जैसे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। तो शोषी अभिक्रियाएं की बात करें तो शोषी का तो मतलब ही यही होता है ना कि वो बाहर से कहीं से ऊष्मा का शोषण कर रहा है। तो अगर जो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको ऊष्मा चाहिए होती है स्टार्ट होने के लिए, वहाँ हमारी ATP क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो कहाँ हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊर्जा प्रदान। अब इनके अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहे तो मैं इतनी देर से लिख रही हूँ, तो जो एनर्जी मेरी मसल्स को लिखने के लिए चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी, ATP से मिलेगी। या हम चल रहे हैं तो हमारे पाँवों की मसल्स को जो एनर्जी चाहिए वो ATP से मिलेगी। या फिर अगर हम सोच रहे हैं और हमारे न्यूरॉन्स हमारे हाथ तक उसको चीज़ को या हमारे सिग्नल को मैसेज को लेके जा रहे हैं तो उसको लेके जाने के लिए भी ATP की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हमारे लगभग शरीर के कार्यों में ATP की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब जो हमारी एक ATP अणु की बात करें तो ये हमें देता है 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी। ATP के बारे में इतना ही है। अब ATP सिंथेटेज एंजाइम के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, उसके बारे में मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ATP का निर्माण ATP सिंथेटेज एंजाइम से होता है, इससे इतनी एनर्जी हमें मिलती है और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ये काम आती है। अब हम कहें कि हमने सारी प्रोसेस पढ़ ली लेकिन हमने कहीं ATP सिंथेटेज नाम नहीं पढ़ा, तो वो आपके कोर्स में अभी इससे आगे दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन ये वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा था ATP का निर्माण, वैसे यहाँ पे भी H+ डिफरेंस बना के माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्लियाँ होती है उनमें ATP का निर्माण किया जाता है, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पे भी ATP का निर्माण जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, ATP सिंथेटेज की वजह मदद से। अब ये तो हमारा श्वसन के बारे में जो शुरू में दिया हुआ है कि श्वसन कितने टाइप का होता है उसमें सारा कंप्लीट हो चुका। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पादप श्वसन की। पादप श्वसन की अगर मैं बात करूं तो पादप में जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस वही होती है जो मैंने आपको कहा वायवीय में पाई जाती है, वो सेम प्रोसेस हमारे प्लांट्स में होती है। अब ये प्रोसेस क्या होती है, हमारे फोटोसिंथेसिस के साथ साथ भी चलती है। जैसे हम कह दें कि फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है लेकिन उस टाइम भी तो सेल्स की अपनी खुद की नीड होती है, उनको खुद के सारे वर्क करने के लिए ATP चाहिए होता है। तो उस समय प्रकाश संश्लेषण के साथ श्वसन भी चलता रहता है, यानी ये दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, सिर्फ हमारा क्या होता है, श्वसन होता है। अब हम कहें कि हम तो ये कहते हैं कि जैसे प्लांट्स में दिन में तो CO2 रंध्रों से बाहर जाती है, यही तो पड़ा हुआ होता है ना, क्या O2 रंध्रों से बाहर जाती है। और हम रात की बात करें तो रात को CO2 रंध्र से बाहर जाती है। तो आखिर ये दोनों चीजें है क्या कि दिन में O2 बाहर निकल रही है तो फिर श्वसन कहाँ हुआ, श्वसन में तो CO2 प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज का, तो उसमें CO2 निकलनी चाहिए ना, फिर ये O2 क्यों निकलती है। तो इसमें मैं आपको दोनों पॉइंट बना के पहले बता देती हूँ। पादप में दिन में अब CO2 बाहर ना जाने का रीजन ये है क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं और हमारी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें हमें CO2 चाहिए होती है। तो जो CO2 बाहर जाने के बजाय क्या होगा, वो वहीं पे कंज्यूम हो जाएगी हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। वहीं अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमने कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे एंड प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो अब अगर इतना ऑक्सीजन बन रहा है तो ऑक्सीजन का क्या है, वैल्यू ज़्यादा है हमारी सेल्स में, प्लांट्स की में
में, तो क्या होगा, दिन में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। वहीं अगर हम रात की बात करें तो रात में क्या होता है, रात में आप फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, यानी हमारी CO2 का अब कोई यूज नहीं है। तो CO2 का यूज नहीं है तो CO2 सेल्स में क्या होगी, ज़्यादा, और जो हमारा नॉर्मल श्वसन का प्रोसेस होता है उसी हिसाब से रात को क्या होगी, CO2 बाहर निकलेगी। तो यहाँ पहला पॉइंट में लिख देती हूँ, दिन में श्वसन में बनने वाली CO2 प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जाती है, वह प्रकाश संश्लेषण में O2 के निर्माण के कारण O2 लेवल ज़्यादा रहता है। अतः CO2 के बजाय रंध्रों से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिएक्शन है, अगर आप उसे ही देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। उसमें CO2 से H2O मिलके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन भी उसमें निर्माण होता है। मतलब CO2 का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ना प्रकाश संश्लेषण में, तो जो हमारे श्वसन में CO2 ग्लूकोज ने रिलीज की वो वहीं पे प्रकाश संश्लेषण में वापस यूज हो जाएगी और उससे ग्लूकोज बन जाएगा। और वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लास्ट में ऑक्सीजन बन रही है, तो ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, रंध्र खुले होंगे तो उनसे विसरण के द्वारा बाहर आ जाएगी। तो ये तो हमारी होगी पादप में दिन में क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में। अब अगर रात की बात करें तो रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, यानी CO2 यूज नहीं। नॉर्मल श्वसन प्रोसेस यानी एंड प्रोडक्ट CO2 बनेगा। अगर ग्लूकोज टूटेगा तो लास्ट में उत्पाद हमारा CO2 ही तो बनेगा ना। तो उस स्थिति में क्या होता है, रंध्र से CO2 बाहर। वह अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो O2 का निर्माण भी प्लांट के अंदर नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब हमें ऑक्सीजन बाहर से लेनी पड़ेगी। तो CO2 बाहर व O2 अंदर। तो ये हो गई रात की प्रोसेस। अब ये तो हमने देख लिया कि प्लांट्स में ऐसा क्यों होता है कि जैसे हमें ऐसा लगता है कि उल्टी प्रोसेस चल रही है, कि दिन में तो इन्हें O2 बाहर निकाल रहे हैं और रात को CO2 बाहर निकाल रहे हैं। तो उसका ये हो गया हमारे रीजन। अब हम बात करें तो जैसे हम में तो लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर आखिर उनमें ये जो चीज़ें हो रही है, उनको गैसियस एक्सचेंज की जो ज़रूरत पड़ रही है वो कैसे होता है। तो पहला तो ये कि इनमें श्वसन तंत्र आखिर पाया क्यों नहीं जा रहा। पाया जाना चाहिए ना, हम में भी पाया जा रहा है, सारे जंतुओं में पाया जा रहा है, तो प्लांट्स में भी होना चाहिए। तो इसके कुछ रीजन है कि प्लांट्स में आखिर श्वसन तंत्र पाया क्यों नहीं जाता। पादप में श्वसन तंत्र क्यों नहीं पाया जाता। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला तो क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर की बात करें तो हमारी कोशिकाएं खुद से थोड़ी ना ऑक्सीजन अंदर ले रही है, CO2 बाहर कर रही है। कोई भी सेल ऐसा नहीं कर रही ना, तो उसके लिए हमें श्वसन तंत्र की जरूरत होती है। वहीं अगर हम पादप में पत्तियों को ही देख ले तो वहाँ क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। यानी वो पत्तियों वाला जो पार्ट है वो अपने श्वसन को खुद कंट्रोल कर रहा है, या वो अपने जो उसकी नीड्स है CO2 O2 एक्सचेंज की वो खुद कंप्लीट कर रहा है। वैसे ही वही नीड्स अगर हम तने की बात करें तो तना खुद से उनको कंप्लीट कर लेगा। जड़ों की बात करें तो जड़ें खुद से कंप्लीट कर
लेगी। अगर कोई ऑर्गन या कोई उसका अंग हम कहें वो अपने जो नीड्स है उसकी गैस की उसको खुद कंप्लीट कर रहा है तो उसको श्वसन तंत्र की कहाँ से आवश्यकता हुई? तो यहाँ हम लिख देंगे पहला पॉइंट, सभी भाग अपनी गैस आवश्यकता का ख्याल खुद रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पादप होता है पहले की क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ कि उसका लगभग पार्ट जो होता है डेड होता है। अब उसका जो मृत भाग होता है ना वो लगभग पादप के अंदर पाया जाता है और जो जीवित भाग होता है ना वो पादप के ऊपर पाया जाता है। यानी वो सरफेस पे है तो वो वायु के कितना पास में है, तो अगर वो वायु के इतना पास में है और इनमें रंध्र वगैरह ऐसी संरचनाएं भी पाई जाती है तो वो तो अपनी ऑक्सीजन या CO2 जो उसको एक्सचेंज करना वो खुद से ही कर लेगा, उसको कौन से श्वसन तंत्र की जरूरत है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो अलाइव पार्ट है या जो जीवित पार्ट है वो सरफेस पे ही पाया जाता है और वहीं ये अपनी सरफेस से ही विसरण के द्वारा गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इनको किसकी जरूरत नहीं होती, किसी विशिष्ट श्वसन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। पादप का जीवित भाग लगभग उसकी सरफेस पर पाया जाता है। वह यह विसरण द्वारा गैस आदान प्रदान कर सकता है। अतः श्वसन तंत्र आवश्यक नहीं। तो ये तो रीजन हो चुके कि इनको श्वसन तंत्र की आवश्यकता क्यों नहीं है। अब प्लांट के बारे में इतना कुछ इसके श्वसन तंत्र के बारे में दिया हुआ नहीं है क्योंकि वायवीय श्वसन के साथ ही जो प्रोसेस हो रही है वो हम पढ़ चुके हैं। बाद में हमने कहा इसमें हमारी तरह का श्वसन तंत्र क्यों नहीं पाया जाता है, तो उसका भी हमने यहाँ रीजन लिख लिया है। अब हम बात करें तो जैसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम में जैसे रंध्र वगैरह पाए जाते हैं। अगर हम जलीय पादपों की बात करें तो उनके चारों तरफ वायु है ही नहीं, तो उनमें हमारी तरह के रंध्र थोड़ी ना पाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जलीय पादप क्या होते हैं, हमसे अलग होते हैं। अब वो अलग कैसे होते हैं हमसे, तो जलीय पादप की हम बात करें तो स्थलीय पादप वातावरण में उपस्थित O2 का यूज कर सकते हैं और वातावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम जलीय पादप की बात करें तो जलीय पादप में क्या होता है, अब जल में जो ऑक्सीजन घुलित अवस्था में पाई जाती है ना उसका लेवल क्या होता है, कम होता है। अब ये प्लांट्स ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर तो सरफेस से आ नहीं सकते, इनको जो अंदर ऑक्सीजन है उसी का यूज करना पड़ेगा। अब जल में जो घुलित ऑक्सीजन होती है ना वो कम होती है, तो ये जो पादप होते हैं ना हमारे जो वायवीय पादप होते हैं उससे कम एफिशिएंट होते हैं, या इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो जो हमारे वायवीय पादप होते हैं उनसे उनके जितनी अच्छी नहीं पाई जाती। तो जलीय पादप के बारे में सिर्फ इतना ही हमारे कोर्स में दिया हुआ है कि हमें सिर्फ इतना पता करना है कि जो इनको ऑक्सीजन मिल रही है वो वायवीय पादप से क्या हो रहा है, कम मिल रही है। अब अगर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हर एक जो भाग होता है वो खुद के ऑक्सीजन या CO2 का या गैस एक्सचेंज का ख्याल खुद रखता है, तो आखिर वो भाग होते कौन से उनके बारे में हमारे कोर्स में दिया हुआ है, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम पत्तियों की बात करें तो वहाँ तो हमने पढ़ लिया था रंध्र पाए जाते हैं। अगर हम वही बात करें हमारे तने की तो वहाँ लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, तना। और अगर हम मूल की बात करें तो वहाँ पाए जाते हैं मूल रोम।
रंध्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रंध्र जो होता है वो खुली संरचना होती है, दिन में ये ओपन होते हैं, रात में ये क्लोज होते हैं। तो इतना तो हम रंध्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर इनको कोई गैसीय एक्सचेंज जैसे दिन में चाहिए तो रंध्र खुल जाएंगे। तो इनमें जो गैसीय एक्सचेंज की प्रक्रिया है उसको कौन ऐसे करता है या उसमें कौन वर्क करता है, तो वो हो गया हमारा रंध्र। तो पत्तियों में गैसीय एक्सचेंज का ख्याल कौन रखता है? पत्तियों या हरे भागों में गैस एक्सचेंज का, ये तो हमारा रंध्र का वर्क हो गया। अब इनके खुलने बंद होने की सारी प्रोसेस आपको बताई हुई है, तो इनमें वही प्रक्रिया होगी और ये गैसीय एक्सचेंज करेंगे। वहीं अगर हम वात रंध्र की बात करें तो जैसे हमारे जो तने होते हैं उनमें ऐसे ही रंध्र पाए जाते हैं, वो थोड़े बने हुए अलग तरीके से होते हैं। अब वो बने हुए कैसे होते हैं? जैसे हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि। उनका तना लगातार मोटा होता जाता है ना, तो पहले जो तना होता है उसी में आगे 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 और वृद्धि होती है, उसकी वजह से वो तना क्या होता है? मोटा होता है। अब अगर हम तने को देखें तो उसका जो ऊपरी भाग होता है वो लगभग हमें डेड ही नजर आता है अगर हम बड़े प्लांट का देखें। लेकिन उसमें कई जगह क्या होता है कि जैसे ये हमारा डेड पार्ट हो गया, वहीं क्या होता है कुछ इसमें स्पेस रह जाता है। यहाँ पे जो सेल्स होती है ना वो लूज होती है या आपस में ज़्यादा चिपकी हुई नहीं पाई जाती, लूज पाई जाती है। और इन सेल्स की अगर बात करें तो ये बनी होती है मेसोडर्म से। मेसोडर्म टिश्यू होता है, उससे ये बनी हुई होती है। अब इतना अगर हमें स्पेस मिल गया, इनके बीच में भी इतनी जगह है, ऊपर से ये जो सेल्स हैं वो इतने मतलब इनमें विसरण पॉसिबल है, तो उस प्रक्रिया में क्या होगा कि तने में जगह जगह ये जगह छूटी हुई होंगी और ये इसके गैसीय एक्सचेंज का क्या रखेंगी? ध्यान रखेंगी। अब जैसे पत्ती में ग्लूकोज बना, लेकिन उसकी जरूरत तो सारे भागों को है, वो तने तक गया। अब तने की सेल्स को क्या करना है? शोषण करना है और उससे क्या लेनी है? एटीपी लेनी है। तो उस शोषण के लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी उसका ख्याल कौन रखेगा? हमारे ये जो तने पे रंध्र पाए जाते हैं वो उसका ख्याल रखेंगे। इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो तने की, ऊपर से लिख देती हूँ डायग्राम को साफ करके। तने की द्वितीयक वृद्धि के दौरान कुछ जगहों पर खाली स्थान युक्त या अंतः कोशिकीय अवकाश युक्त सेल्स का निर्माण हो जाता है। और वही क्या करेंगी? गैस एक्सचेंज करेगी। अब यहाँ द्वितीयक वृद्धि लिखने का क्या रीजन है कि जैसे अगर तना नया बना तो वो हरा होगा। अब हरे तने में तो क्लोरोफिल भी पाया जाता है और रंध्र भी पाए जा सकते हैं। तो हम कहें कि हरे भागों में हमने जो यहाँ लिखा है, तो जब तना नया होगा तो उसमें तो ये वाले रंध्र पाए जाएंगे। लेकिन अब जब अगर वो पुराना हो रहा है और उसके लगभग पार्ट डेड है तो उसको इस तरह के रंध्र की जरूरत पड़ेगी, यानी जो उसका डेड पार्ट है या ऊपरी छाल वाला पार्ट है उसमें थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है और उसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स होती है वो लूजली रहती है, मतलब उनके बीच में जगह होती है, तो वो क्या कर सकती है? विसरण से गैसीय एक्सचेंज कर सकती है। वहीं अगर हम मूल की बात करें तो इसमें गैस एक्सचेंज कौन करता है? मूल रोम करते हैं। अब मूल रोम सामान्य विसरण प्रक्रिया से गैस एक्सचेंज करते हैं। ये सभी विसरण प्रक्रिया से ही गैस एक्सचेंज करते हैं। तो मूल रोम के बारे में इतना लिखा हुआ बहुत है कि जैसे मूल रोम से ये मिट्टी से गैस लेगा, यहाँ और लिख देती हूँ, मिट्टी से।
मिट्टी से विसरण प्रक्रिया द्वारा उस टाइम इनको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ये जो मिट्टी में घुलित ऑक्सीजन है उसको मूल रोम विसरण से अपने अंदर लेंगे और वो यहाँ यूज हो जाएगी। वहीं अगर हम तने की बात करें तो यहाँ वातरंध्र या लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस होता है जिसके अंदर थोड़ी लूज सेल्स पाई जाती है, तो वहाँ पे भी विसरण प्रोसेस हो सकती है, यानी वो ढकी हुई नहीं है तो वातावरण के कॉन्टेक्ट में। अगर वो छाल से ढकी हुई होती तो कॉन्टेक्ट में नहीं होती, अगर वो ढकी हुई नहीं है तो वो कॉन्टेक्ट में है और वहाँ विसरण हो सकता है। और रंध्र तो विसरण में हेल्प करता है, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके। पादप शोषण के बारे में हमारे कोर्स में बस इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। अगर इसकी प्रोसेस आप कहें तो पादप हम सबको पता है वायवीय है, तो वायवीय है तो जो हमने वायवीय श्वसन की प्रोसेस पढ़ी वो सेम प्रोसेस हमारे प्लांट्स में होगी। और इसके अलावा जो इसमें वर्क कर रहे ऑर्गन्स वगैरह हैं तो उनके बारे में भी अब हम पढ़ चुके हैं। आज के चैप्टर में जैसे हमने जो आज टॉपिक लिया है उसमें काफ़ी चीज़ें आपको नहीं समझ में आने वाली भी हो सकती है, तो उसमें आपको ये करना है कि जो चीज़ें अगर पूरी प्रोसेस आपको नहीं समझ में आ रही तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मैंने जैसे वायवीय में लास्ट में जो शॉर्ट रिएक्शन लिखी वो आपको याद रखनी है। वो जैसे पहली प्रोसेस पाइरुवेट तक कोशिका द्रव्य में कंप्लीट हो रही है, फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो रही है, और ये जितने भी वायवीय जो जंतु या पादप है उन सब में यही प्रोसेस होती है और आपको वो प्रोसेस लिख देनी है। वहीं अवायवीय में जो मैंने इधर दो अलग से प्रोसेस लिख के बताई थी उनके बारे में लिखना है, और हमें ये लिखना है कि ये अवायवीय कंडीशंस में पाए जाते हैं इसलिए इनमें ये प्रोसेस होती है। वहीं अगर आप आगे बायो लेना चाहते हैं तो आपको ये पूरी प्रोसेस अपने बेसिक कंसेप्ट के लिए याद रखनी है। और बाद में अगर मैं इनके पार्ट्स की बात करूं तो इनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। सबसे से हमारे बड़े क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे। रंध्र हो गया, हमारे जो स्टेम पे वातरंध्र पाए जाते हैं वो हो गए, हमारे मूल रोम हो गया, इनका सबका मिला के वर्क पूछ लिया, या जो CO2 O2 हमने पादप में देखा उनके बारे में पूछ लिया, या हमने जो आगे प्रोसेस देखी उनमें शॉर्ट में उनके बारे में पूछ लिया। तो पादप शोषण इतना ही है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।